हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एसएससी जीडी के लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज जारी की गई है और उस टेस्ट सीरीज में 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिए हैं और आज के दिन का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी जनरल स्टडीज के। तो 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के मिलेंगे और आज की जो ये क्लासेस रहेगी वो हमारी ऑफलाइन क्लास रहेगी और साथ में ही ऑनलाइन भी क्लास रहेगी। तो ऑफलाइन के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 20 क्वेश्चन का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छा सेशन है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए वर्दी के लिए। ये वर्दी का जुनून है। आपको किसी भी तरह से मैं बता रहा हूं कि आपके 20 क्वेश्चन का मतलब है अगर आपने मेरे साथ अगर आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से 16, 17, 18 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे और एग्जाम तक आपको कंटिन्यू हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं हर रोज आऊंगा 20 क्वेश्चन के साथ, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जीएस के, जनरल स्टडीज के, और उसमें सारे क्वेश्चन आपके शामिल रहेंगे जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है। यानी कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट, करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसे करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे साथ ऑफलाइन के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ी सी मेरा मिस्टेक है, यहां पे है महापरिनिर्वाण, राइट। गौतम बुद्ध जी का जो है महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, यानी कि इनकी क्वेश्चन पूछा गया इनकी डेथ कहां हुई थी। तो जो इनकी डेथ हुई थी उसी के संबंध में इनको एक शब्द दिया गया था, महापरिनिर्वाण, राइट। तो कहां पर हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन सारनाथ, तीसरा ऑप्शन बोधगया और चौथा ऑप्शन है लुम्बिनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। कुशीनगर हो जाएगा, राइट। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी और उसी के संबंध में बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ओके। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना। सारनाथ में क्या दिया था, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तनम, तो वहां पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो इस जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इस प्रक्रिया को बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ओके। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसके संबंध में बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके अलावा आप यहां पर देख रहे होंगे कि बोधगया में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी चौथा ऑप्शन दिया है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल का एक तराई क्षेत्र था, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के पास एक क्षेत्र है लुम्बिनी, वहां पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, या कहीं पे अगर आपको ऑप्शन के रूप में कुशीनारा मिले तो वो भी हम ऑप्शन करेंगे, कुशीनगर या कुशीनारा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट 3 का आज का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या कह रहा है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फल उद्यान बोलते हैं। फलों का उद्यान बोला जाता है, यानी कि जो फलों का उद्यान है विश्व में, ऐसा कौन सा क्षेत्र है। ये सब आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र। तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। चौथे में दिख रहा होगा शीतोष्ण सदाबहार वनों में या भूमध्य सागरीय वनों में। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोगों को करना है। बताइए ऑफलाइन के बच्चे, कोशिश करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूं कि फलों उद्यान कहा जाता है, विश्व में फलों का उद्यान बोला जाता है भूमध्य सागरीय वनों को बोला जाता है, राइट। भूमध्य सागरीय वनों को बोला जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े वन होते हैं, बहुत ही हरे भरे वन होते हैं और ज्यादातर आपका जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रकार से वनों वाला फलों वाला क्षेत्र नहीं होता है, बहुत ही सघन वन जरूर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे
बहुत ज्यादा फलों के उद्यान नहीं होते हैं। फलों के उद्यान आपको मिलेंगे भूमध्य सागरीय वनों में मिलेंगे, यानी भूमध्य सागर का जो रीजन है वहां पर आपको जो है फलों का उद्यान होता है, फलों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाता है हमारा डी, यानी फोर्थ भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों में विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है या फलों का उद्यान बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रोटीन का पाचन होता है। हमारे शरीर में बहुत सी चीजें होती हैं और अलग अलग तरह से उनका पाचन होता है। वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है। तो बताइए, हमारे वैसे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है, मुख्य पाचन जो होता है, वो आपको पता होगा छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। मुख्य जो पाचन क्रिया होती है तो वो छोटी आंत में होती है। तो इसीलिए यहीं पर जो है आपका प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। राइट, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। प्रोटीन का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IM लगा लीजिए। ठीक है, इसमें मैं IM लगा देता हूं। राइट, चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि 94 ऑस्कर अवार्ड यानी 2022 वाले 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है आप लोगों को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में ड्यून दिया है, दूसरे ऑप्शन में कोडा दिया है, तीसरे ऑप्शन में द पावर ऑफ द डॉग दिया है, चौथे ऑप्शन में कुझंगल दिया है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑफलाइन वाले बच्चे बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पावर ऑफ द डॉग आंसर आया है। आप बताइए? कोडा। चलिए अच्छा देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोडा। राइट, एक बच्चे का आंसर सही आया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडा हो जाएगा। द पावर ऑफ द डॉग नहीं है। बेसिकली जो पावर ऑफ द डॉग है इसने सबसे ज्यादा अवार्ड पाए थे, सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म थी, यानी सबसे ज्यादा अवार्ड में नॉमिनेट हुई थी द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, जैन कैंपियन की मूवी थी द पावर ऑफ द डॉग। राइट, और इसके बारे में कुछ हम कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लेते हैं, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट हम अब एक्टर की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर जो थे 94 ऑस्कर अवार्ड में वो थे विल स्मिथ। क्या नाम था इनका? विल स्मिथ। ओके, विल स्मिथ थे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो जेसिका चेस्टेन थी। क्या नाम था इनका? जेसिका चेस्टेन। ओके, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे जैन कैंपियन। एक महिला थी जैन कैंपियन। राइट, जैन कैंपियन जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर थी, वो महिला डायरेक्टर थी। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बना देता हूं। क्या था कि कोडा नाम की एक बीमारी है जो बिल नाम के व्यक्ति को हुई। किसको हुई? बिल नाम के व्यक्ति को हुई। और बिल के चेस्ट में दर्द हुआ। कहां पर दर्द हुआ? चेस्ट में दर्द हुआ। और जब उसके चेस्ट में दर्द हुआ तो उसको कहां पहुंचा दिया गया? मेडिकल कैंप में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया गया? मेडिकल कैंप में पहुंचा दिया। ओके, मेडिकल कैंप में उसको रखा गया या मेडिकल कैंप में उसको पहुंचा दिया गया। तो कोडा से क्या हो जाएगा? हमारी सर्वश्रेष्ठ मूवी हो जाएगी। विल से क्या हो जाएगा? विल इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे। चेस्ट से क्या हो जाएगा? हमारा जेसिका चेस्टेन हो जाएगा। कैंप से क्या हो जाएगा? तो जैन कैंपियन हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग इसमें एक ऑप्शन देख रहे हैं कुझंगल। तो कुझंगल जो है वो हमारी भारतीय प्रविष्टि थी, यानी भारत की एक मूवी थी जो 94 ऑस्कर में गई थी। इसके अलावा एक नई जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जो 95 ऑस्कर है, यानी 95 क्रम के जो ऑस्कर आने वाले हैं 2023 में, 95 ऑस्कर जो 2023 में आएंगे, उसमें भारत की प्रविष्टि के रूप में भारत की प्रविष्टि के रूप में छेल्लो सो मूवी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? छेल्लो सो। ये गुजराती मूवी है। छेल्लो सो मूवी को शामिल किया गया है। किसको भेजा गया है? हमारे भारत की तरफ से छेल्लो सो मूवी गई है और भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगी। राइट, तो ये जो है आपको याद कर लेने हैं। जो अगर चीजें आपको टफ लगती हैं तो इसको नोट कर लेना, 1-2 बार रिवीजन कर लेना और हमारा वीडियो 2-3 बार अगर देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है?
तो आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है जो भारत है और भारत के पड़ोसी देश, राइट। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में जो है आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर बनने हैं। तो उसी का आधार बनाते हुए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है। तो आपको करना है कि इनमें से 4 जो देश दिए गए हैं, यानी कि म्यांमार है, पाकिस्तान है, भूटान है, इंडोनेशिया, इसमें जो ऐसा कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑफलाइन वाले बच्चे क्या बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कोशिश करिए, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर इंडोनेशिया ही हो जाएगा, सही आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। बेसिकली देखते हैं, म्यांमार जो है भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जब हम लोग पढ़ते हैं कि अराकॉन योमा की जो पहाड़ियां हैं, तो वहां से भारत के साथ एक बॉर्डर बनती है, भारत और म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनती है अराकॉन योमा पहाड़ियों से। और पाकिस्तान आप लोग सभी जानते हैं, यहां से हमारी इंटरनेशनल एक बॉर्डर बनती है जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। इसके अलावा जो भूटान है, तो भूटान के साथ भी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है, और भूटान के साथ सिक्किम है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है और असम। तो ये 4 राज्य जो है लगभग भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब भी हम कोई नया राज्य बनाते हैं या नए राज्य का विघटन करते हैं, एक राज्य से 2 राज्य बनाते हैं या कोई दूसरा नया राज्य बनाते हैं, तो उसमें किस तरह का हमें बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूं। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 368, और 368 में ही संविधान की प्रक्रिया है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, राइट। किसकी प्रक्रिया, संविधान के संशोधन, और यह भाग 20 में स्थित है। किसमें स्थित है, भाग 20 में। तो हमारे यहाँ 3 तरह के संविधान संशोधन प्रक्रियाएं होती हैं। संशोधन 3 तरह से किया जाता है। एक आपका 2/3 होता है, एक आपका साधारण बहुमत होता है, और एक आपका 2/3 तथा आधे राज्यों का अनुमोदन होता है। तो इसमें ये वाला जो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये कट हो जाएगा, क्योंकि 3/4 जैसा कोई भी, इस तरह का कोई भी हमारे संवैधानिक सिस्टम नहीं है कि 3/4 से जो बहुमत लाया जाए। तो मैं बता देता हूं, जब भी किसी एक नए राज्य को बनाया जाता है या उसको तोड़ा जाता है या उसको नाम दिया जाता है, तो वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साधारण बहुमत के द्वारा होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है संसद के जो हमारे सदस्य होते हैं, जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं, मान लेते हैं कि संसद में उपस्थित सदस्य जो है 300 है, तो 300 में क्या होता है, संसद में उपस्थित सदस्यों का 1/2 और प्लस में एक सदस्य का होना। तो जब इतना सदस्य जो है अगर एग्री हो जाते हैं तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे साधारण बहुमत कहते हैं, यानी संसद के उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस 1, ये क्या कहलाता है, साधारण बहुमत कहलाता है। वहीं पे अगर हम सेकंड की बात कर लेते हैं, 2/3 बहुमत की, तो 2/3 बहुमत को हम एक विशेष बहुमत के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है, संसद के जो सदन होते हैं उसमें जो भी सदस्यों की संख्या होती है उसका 2/3 जो है उसको एग्री करना होता है। संसद के सदनों के जो सदस्य होते हैं उसको 2/3 सदस्यों को एग्री करना होता है किसी भी जो भी संशोधन प्रक्रिया होती है उस पे, तो इसको बोला जाता है 2/3 बहुमत। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2/3 तथा आधे राज्यों का अनुमोदन, यह भी एक प्रकार का विशेष संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो राज्यों का होता है, राज्यों का साधारण बहुमत होता है, राज्यों का साधारण बहुमत होता है, और इसके अलावा 2/3 बहुमत जो होता है वो संसद द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है, राइट। तो ये जो है, जब जितनी भी हमारी संघीय क्रियाएं होती हैं, संघीय क्रियाएं होती हैं, संघ से लेकर जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है 2/3 तथा राज्यों के अनुमोदन के साथ जो है बहुमत को पारित किया जाता है। और यही 3 प्रक्रियाएं होती हैं जो संवैधानिक संशोधन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अनुच्छेद, इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 368 संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और भाग 20 में जो है इसके बारे में दिया गया है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी नया राज्य जब बनाया जाता है तो साधारण बहुमत के द्वारा वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोगों को करना है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, तो डार्क स्काई रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का रिजर्व बनाया जा रहा है कि वहां पे एक आर्टिफिशियल टाइप का आपको चांद तारे एक रात में दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एक टाइप का ये आर्टिफिशियल टाइप का एक आकाश को क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरह का भारत में पहला डार्क स्काई जो रिजर्व बनाया गया है वो कहां पर बनाया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर पहला ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश है, लद्दाख और तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड है। आंसर बताइए, ऑफलाइन वाले बच्चे आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? लद्दाख हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, वेरी गुड। तो अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। एक और जानकारी दे देते हैं, कल ही मैं एक जानकारी दे रहा था कि भारत में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल गई हैं। कितनी चल गई हैं? 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल गई हैं। जब कल का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो वहां पे आज मैं फिर से एक जानकारी दे देता हूं कि 5वीं भी भारत में चल चुकी है, 5वीं वंदे भारत ट्रेन भी चल चुकी है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हो चुका है और इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। ये ट्रेन जो है आपकी कहां से चलेगी? ये आपकी चलेगी ये चलेगी आपकी चेन्नई से मैसूर के बीच। कहां से चलेगी? चेन्नई का मतलब है तमिलनाडु, चेन्नई का मतलब है तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु। और किसके बीच चलेगी? मैसूर के बीच चलेगी, चेन्नई से मैसूर के बीच चलेगी। तो यह भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन है, तो फिर यही हो जाएगी चेन्नई मैसूर, राइट, क्लियर हो गया। और 4 जो ट्रेनें हैं वो हमारे उत्तर भारत क्षेत्र में चलाई गई हैं और ये पहली ट्रेन चलाएगी दक्षिण भारत में और ये हमारी 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन हमने लिया है, कलेक्टिव चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्टिव चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर किसकी पुस्तक है? तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं और ये चारों जो हैं कोई ना कोई एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनमें से किसी एक की ये पुस्तक है और आप लोगों को इसका आंसर करना है। और बहुत ही इजीली से अगर सोचेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे तो सिंपल सा आंसर इसका है, निकल आ सकता है। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है? सोलो। क्या हो जाएगा बताइए शिवम? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अमर सेन। यह पुस्तक है अमर सेन की, यहाँ पे सेन लिखा है, यहाँ पे सेन कर देना है, ठीक है। और ओके, तो अमर सेन की पुस्तक है, ये किसकी है? अमर सेन की। ये भारत के ही अर्थशास्त्री रहे हैं और अमर सेन के बारे में बता देते हैं। अमर सेन को 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, ठीक है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र इनका सब्जेक्ट था, जिसके लिए इनको जो नोबेल दिया गया था, इनका सब्जेक्ट विषय था कल्याणकारी समाज। कल्याणकारी समाज के लिए कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संबंध में जो है इनको 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, राइट। ये चीज क्लियर हो गई है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं, अभी हाल में 2019 में भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अभिजीत बनर्जी। क्या नाम था इनका? अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। और इनकी पत्नी थी एस्टर डुप्लो। बेसिकली मैं अभिजीत बनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इनको भी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। ओके, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, कार्ल मार्क्स एक ऑप्शन दिया है। तो कार्ल मार्क्स जो है एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री थे। इनकी 2 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है। एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। बहुत ज्यादा पढ़ी गई पुस्तक है दास कैपिटल, राइट, दास कैपिटल है। इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या दूसरी पुस्तक का नाम है इनका? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? कार्ल मार्क्स की। ये दोनों पुस्तक जो है किसकी हैं? मैनिफेस्टो, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक जो है वो किसकी पुस्तकें हैं? कार्ल मार्क्स की। और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। कार्ल मार्क्स से कभी ना कभी क्वेश्चन बन जाता है और अमर्त्य सेन से भी क्वेश्चन बन जाता है। कभी ना कभी ये पूछ लेते हैं कब इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, या ये पूछ लेते हैं इनकी किताब का नाम पूछ लेते हैं, राइट। तो ये चीजें क्लियर हो गई हमारी। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन दिया है हमारे स्क्रीन के सामने। ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग जो नीला होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, राइट। जिसको आपको करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण होता है, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन के कारण होता है, तीसरा प्रकीर्णन के कारण होता है। इनमें से कोई नहीं। अगर हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको गलत छांट लेते हैं, तो फिर इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आ सकता है। हम लोग देखते हैं जब मरीचिका होती है तो उस समय, या हम अन्य चीजें देखते हैं तो उसके संबंध में पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं। जब हमें ऐसा लगता है मरीचिका के बारे में जब बात की जाती है, एंडोस्कोप के बारे में बात की जाती है, तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके अलावा हम अपवर्तन की बात करते हैं, तो अपवर्तन का संबंध क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज ऐसी देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी
मान लेते हैं एक टब है हमारे पास, एक बाल्टी, उसमें हम सिक्का डाल देते हैं तो ऊपर की ओर हमें दिखता हुआ एकदम प्रतीत होता है, या सुबह का हम सूरज देखते हैं या शाम को सूरज ढलता हुआ सूरज देखते हैं, तो उस समय की प्रक्रिया जो होती है वो अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो आकाश होता है उसमें बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और ये धूल के कण जो होते हैं ये प्रकीर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। राइट, क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया भी है और आगे भी आपका आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत का मंगल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का मंगल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? राइट, तो इसमें देखते हैं 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2013 में। तो आप लोगों को आंसर करना है, क्या आंसर हो जाएगा बताइए कब था? पता है आपको आंसर? 2020। 2020 में तो ऐसा कोई मंगल मिशन हुआ ही नहीं है, याद करिए। 2019 में तो चंद्रयान हुआ है, 2019 में चंद्रयान हुआ है, आपको याद होगा 2019 में चंद्रयान हुआ था और जुलाई में उसको प्रक्षेपित किया गया, 22 जुलाई को किया गया था, 22 या 23 जुलाई को किया गया था। ठीक है, पहले 15 जुलाई को होना था, इसके बाद फिर 22 या 23 जुलाई को था। ठीक है, तो ये 2013 को किया गया था। कब किया गया था? भारत में मंगल मिशन जो था 2013 को किया गया था। ठीक है, तो कुछ मिशन के बारे में बात कर लेते हैं जो इसरो के कुछ खास मिशन रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे हम मंगल मिशन की बात करते हैं, तो मंगल मिशन जो है भारत का जो रहा था वो कब रहा था? 2013 में रहा था, 2013 में। अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? 2008 में गया था। अगर हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं, चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो यह 2019 में गया था। वो एक बात अलग है कि सफल नहीं हो पाया था, आप लोगों को पता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो रोवर था उसके संबंध में जो है, जब लगभग हम उसकी कक्षा में पहुंच ही जाते हैं, चंद्रमा की दक्षिणी कक्षा में हमें पहुंचना था, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते जो है हमारा कनेक्शन टूट जाता है, और उस कनेक्शन के बाद जो है हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे यहाँ जो पहला अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण किया गया था, पहली बार हमारा सैटेलाइट भेजा गया था, वो आर्यभट्ट था 1975 में। कौन था? आर्यभट्ट था, 1975 में भेजा गया था और रशिया की सहायता से भेजा गया था। राइट, तो इसको याद करेंगे। इसके अलावा करंट के और भी मिशन है, जैसे आपने सुना होगा गगनयान। तो गगनयान जो मिशन है, गगनयान मिशन 2022 में भेजा जाना था, 2022 में। ठीक है, लेकिन 2022 में नहीं, ये 2023 में होगा। ठीक है, गगनयान मिशन जो है, इसरो का गगनयान मिशन जाना है। इसके अलावा जो है आदित्य L1 मिशन जाएगा। आदित्य L1 मिशन, ये क्या है? इसका मतलब है आदित्य L1 से हम जो सूर्य के संबंध में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो आदित्य L1 भी जो है वो तैयार है। तो 2023 तक आदित्य L1 मिशन को भी कंप्लीट किया जाएगा। राइट, तो ये चीजें आपको याद करनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013 हो जाएगा। मंगल मिशन भारत में कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप सभी लोगों को आंसर करना है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं, जीडी के क्वेश्चन। देखिए, आप कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, आप अगर सोचें कि बहुत सिंपल क्वेश्चन कर ले, तो मुझे लगता है कि सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, लेकिन थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। राइट, ऐसा भी नहीं है कि बहुत से टफ क्वेश्चन आप आएंगे एग्जाम में, बहुत से टफ नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन को आपको थोड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राइट, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राजराजेश्वर मंदिर। ये हमारे जितने भी मंदिर वगैरह से क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। किसके रहेंगे? आर्ट एंड कल्चर के रहेंगे। तो राजराजेश्वर मंदिर किस राज्य में? मैं बता देता हूं, इस मंदिर को जो है बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन और भी इजीली कर दिया है, तो आपको बताना है। और चोल शासकों ने इसको बनवाया था। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा, तमिलनाडु होगा, उड़ीसा होगा, उत्तर प्रदेश? क्या होगा आंसर? क्या होगा? नहीं पता है? चलिए, इसका आंसर सही है तमिलनाडु। शिवम ने आंसर सही दिया है, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु है। जो भी हमने कल बताया था चोलों के संबंध में, चोलों का राष्ट्रीय चिन्ह बताया था कल, बाघ था। तो चोलों के जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स बने हैं, जो इमारतें बनी, ज्यादातर तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वही इनका बहुत बड़ा एक क्षेत्र था चोलों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वी लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इस पे अंडरलाइन करेंगे शहरी 2.0। देखो, अगर मैं बात करता हूं स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब आया था? स्वच्छ भारत मिशन में
स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को आया था। और इसी स्वच्छ भारत मिशन से 2 बटे थे, एक स्वच्छ ग्रामीण मिशन था, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन था, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन। इसको क्या करना था? इसके संबंध में था कि भारत को ODF प्लस बनाना है। भारत को क्या करना है? भारत का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको क्या करना है? ODF बनाना, ODF फ्री करना है। ODF प्लस नहीं कहेंगे, ODF फ्री करना है। यानी कि ODF फ्री का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओके, यानी कि शौच मुक्त। भारत को क्या बनाना है? शौच मुक्त बनाना है। तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या करते हैं? हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। भारत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है शौच से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शहरी 2.0, तो मैं यहां बात कर लेता हूं। स्वच्छ भारत मिशन जब आया तो उसमें 2 चीजें आई, स्वच्छ भारत ग्रामीण आया और दूसरा आया स्वच्छ भारत शहरी मिशन। एक था स्वच्छ भारत शहरी मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन, इसका उद्देश्य क्या था? जो शहरों में बहुत से ऐसी जगह थी जहां पर आपके शौचालय नहीं बने थे या ठोस जो आपके अपशिष्ट होते हैं उसका प्रबंधन करना होता है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके संबंध में स्वच्छ भारत शहरी मिशन आया था। 2.0 का मतलब होता है दूसरा चरण, राइट। कभी भी ऐसे लगा हो 2.0 या 2.0, इसका मतलब होता है दूसरा चरण। तो पहला चरण ये आया था और पहला चरण हमारा ये हुआ था 2020 में कंप्लीट हो गया था। पहला चरण 2020 में कंप्लीट हो गया था और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2019 में कंप्लीट हुआ था। तो इसका दूसरा चरण कब आएगा? फिर 2021 में आएगा। कब आएगा? स्वच्छ भारत शहरी मिशन का दूसरा चरण कब आएगा? 2021 में। आपको कोई आंसर दिख रहा है? 2021, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया गया? 2021 में। लेकिन अगर कभी ये पूछ दिया जाए स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2.0, यानी कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2.0, तो ये कब आया था? ये आया था 2020 में। ये ग्रामीण, याद रखना दोनों के मंत्रालय अलग हैं। स्वच्छ भारत शहरी जो मिशन है उसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कार्य करता है, और अगर ग्रामीण की बात करते हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, उसमें जो काम करता है जल शक्ति मंत्रालय काम करता है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, राइट। दोनों को चीजों को क्लियर समझना है और बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है, इतनी गहराई में शायद है कि आप लोगों को ये चीजें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी भारत में कोई केंद्रीय विद्यालय या किसी भी अपने तरह का कोई भी विश्वविद्यालय बनाया जाता है तो उसके संबंध में एक विधेयक बनाया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है संसद भवन में। शायद ही आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो विधेयक के द्वारा किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी जैसे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है भारत का ये पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। तो कहां पर किया गया था? राज्य बताना, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मणिपुर में, राजस्थान में। आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर और राजस्थान। बताइए ऑफलाइन वाले बच्चे क्या हो जाएगा? यूपी। आप? दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में जो है भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय बनाया गया था, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। दूसरे नंबर पे दिल्ली में बनाई गई थी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आधारशिला 2021 में रखी गई है। भारत में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। किसके नाम पर बनाई जा रही है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और ये कहां पर बनाई जा रही है? मेरठ में बनाई जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका नाम जो यूपी में ये यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, SITY, ओके, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। भारत में पहली यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई गई थी? तो मणिपुर में बनाई गई थी, ओके। चलिए, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, एक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बहुत से एग्जामों पूछा गया है। सैकड़ों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि UNDP ने अपनी पहली मानव विकास, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट, HDR बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलेंगे, और इसी के संबंध में जो है इंडेक्स भी जारी किया जाता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो इसको पहली बार कब जो है जारी किया गया था? अभी आप लोगों को पता होगा करंट में जो है मानव यूएनडीपी ने एक मानव विकास सूचकांक जारी किया है, HDI इंडेक्स जारी किया है 2022 का, 2022 HDI इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक बताई है कि भारत की जो रैंक है वो 132 है। कितनी रैंक है? 132। और शीर्ष पर बताया है किसको बताया है? स्विट्जरलैंड को बताया। किसको बताया है? स्विट्जरलैंड को बताया। ओके, राइट। और इसके अलावा भारत की जीवन प्रत्याशा भी बताई गई है कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा यहां पे बना लेगा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई गई है 67.2 वर्ष। कितना बताई गई है? 67.2 वर्ष बताई गई। बेसिकली जो यूएनडीपी द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, 3 इसके पिलर होते हैं, 3 स्तंभों पर जारी की जाती है। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। यानी कि एक होता है शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य, ठीक है, और एक होता है जीवन प्रत्याशा। एक क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। 3 पिलर पर आधारित होती है जीवन प्रत्याशा, राइट। तो अब हमें यह बताना है कि पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई। आपके सामने ऑप्शन है 1990, 1991, 2001, 1995। बताइए ऑफलाइन के बच्चों क्या हो जाएगा? 1990। आपका आंसर क्या होगा शिवम? कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है, 1990 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्योंकि पहली बार ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट का निर्माण किया था पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। और इन्होंने साथ में मिलकर काम किया था अमर्त्य सेन के। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था इस रिपोर्ट पर। और पहली बार ये रिपोर्ट बनाई गई थी 1990 में। कब बनाई गई थी? 1990 में। तो इसको गलत नहीं करेंगे। और साथ में इसके करंट अफेयर का जो डेटा है हमारा, अभी हाल में इंडेक्स आया, इसको भी याद रखेंगे, राइट। क्लियर है? तो महबूब उल हक के साथ और शामिल कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी शामिल थे, राइट। क्लियर है? तो 14 क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन का कौन सा अंग दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है? अब देखो, पुलिसमैन का मतलब है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस क्या करती है? क्यों पुलिस बनाई जाती है? बताइए। सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, सिक्योरिटी करती है। तो सिंपल सी बात है। अब पुलिस यहां पे थोड़ी रहेगी, महासभा में बैठेगी जाके, नहीं। महासभा मतलब ऐसे तो पुलिस महासभा में देखरेख के लिए रहेगी, कुछ गार्ड वगैरह रहेंगे, राइट। अब इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी उस पर्पज से नहीं कि आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सिक्योरिटी कुछ रहेगी, लेकिन प्रॉपर जो एक पूरा संगठन ही बनाया गया है वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पुलिसमैन बोलते हैं। किसका? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। और यूनाइटेड नेशन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं? बताइए, यूनाइटेड नेशन कितने अंग हैं? 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं और इसमें आपको 3 अंग सामने दिख ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, होती लिख दिया है, होता है, यहाँ पे कट करेंगे, होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है चयन होता है उसका, या मनोनीत होता है। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेशन होना, ठीक है। मुक्ति नहीं होगा, यहाँ पे नियुक्ति होगा। क्या होगा? नियुक्ति, या उसकी नियुक्ति होती है, या नियुक्त होता है, या निर्वाचित होता है। क्या होता है? बताइए आंसर शिवम। निर्वाचन। हाँ, क्या होगा आंसर? निर्वाचन कैसे होगा? प्रधानमंत्री कहाँ निर्वाचन होता है? बताइए। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है? प्रधानमंत्री तो बहुमत दल का नेता होता है यार। तो फिर नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। जो हमारे सांसद होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों का बहुमत दल का नेता होता है, राइट। जब ये चुनाव लड़ रहा होता है तो ये भी एक लोकसभा के रूप में ही चुनाव लड़ता है, ठीक है। एमपी के रूप में ही चुनाव लड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान लेते हैं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं बना, मान लेते हैं, तो राज्यसभा का सांसद बनेगा, राइट। उसको कहीं ना कहीं सांसद बनना है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्ति हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, ओके। और किसके द्वारा होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राइट। वेरी गुड। चलिए, गलत नहीं करना है, सोच विचार के आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव का संरक्षण का मतलब है यहाँ पे जो लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे हमारे कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे पहला दिया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट।
क्या हम फंडामेंटल राइट के तहत वन्य जीव का संरक्षण करते हैं? ठीक है, क्या हम मौलिक कर्तव्य में करते हैं? मौलिक कर्तव्य में करते हैं। क्या हम डीपीएसपी में करते हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा यहां पे दिया गया है 1 एवं 2, 1 एवं 2, तो यहां पर 1 और 2 ना करके यहां पे अगर हम कर सकते हैं 2 और 3, क्या कर लेंगे? 2 और 3, यहां पर हम 2 बना लेंगे और यहां पे हम बना लेंगे 3। ठीक है, तो अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कैसे? देखो, जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, एफडी पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों को पता है कितनी हमारे पास है फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। उस 11 में जब हम, और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 51 का में, 51 का में देखते हैं तो 51 का के जी में ये बात दी गई है। किस में दी गई है? 51 का के जी में ये बात दी गई है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें वन्य जीव संरक्षण जो है, वन्य जीव जो होते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, राइट। इसके अलावा हम डीपीएसपी की अगर बात करते हैं तो डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है 48 का, क्या है? 48 का। तो यहां पर इसके बारे में दिया गया है कि वन्य जीवों का जो है हमें संरक्षण करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? तो डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट में नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहां पर है? तो 51 का के जी में, और डीपीएसपी में कहां है? 48 का में है। कहां पे है? 48 का में, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट स्पेस किस एजेंसी के द्वारा छोड़ा जा रहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में। ठीक है, पूछा गया है देश का पहला प्राइवेट। सबसे पहले तो यहां देख लेना, प्राइवेट की बात की गई है तो यहां पे जितने भी सरकारी आपको दिख रहे हैं, सरकारी एजेंसियां, जितनी भी सरकारी स्पेस एजेंसियां दिख रही हैं, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां दिख रही हैं, उनको सबको कट कर दो। तो कौन कौन स्पेस? नासा सरकारी एजेंसी है कि नहीं है? अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स तो हमारी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं। ये तो एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की है, एलन मस्क की, राइट, एलन मस्क की। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसरो क्या है? यहाँ पे प्राइवेट की बात की गई है, तो इसरो क्या है? हमारा इसरो हमारा भारत का है, भारत की स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी। लेकिन वहां पे दिया गया है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट जो है पवन कुमार चंदानी जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका? पवन कुमार चंदानी। कहीं पे आपको चंदाना भी लग के मिलेगा, कोई बात नहीं। पवन कुमार चंदानी जो है स्काई रूट के क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस के क्या है? सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और इनका जो स्काई रूट का जो ऑफिस बना है, हेडक्वार्टर बना है, ये कहां पे बना है? हेडक्वार्टर स्काई रूट का बना है हैदराबाद में। कहां पर बना है? तो हैदराबाद में बना है। कहां पर बना है? हैदराबाद में बना है। ओके, अब हम बाकी बात कर लेते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे बना है? तो इसरो का बेंगलुरु में बना है। इसके अलावा यहां से एक जो है रॉकेट जो है प्रक्षेपण किया जाएगा। उस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। तो विक्रम एस रॉकेट जो है वो भेजा जाएगा, जिसका नाम रखा गया है विक्रम एस। ओके, विक्रम एस रॉकेट के द्वारा जो है ये प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब विक्रम एस क्या है? विक्रम साराभाई जो हमारे भारत के स्पेस एजेंसी के जनक माने जाते हैं, भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान जो है जनक माने जाते हैं, विक्रम साराभाई। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम दिया गया है, कौन सा? विक्रम एस। क्लियर हो गया? रॉकेट का नाम है, ठीक है। कंपनी का नाम है स्काई रूट। और ये कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सतीश धवन केंद्र से। कहां से किया जाएगा? सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। और सतीश धवन केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा। कहां पर है? श्रीहरिकोटा क्या है? एक प्रकार का द्वीप है। और ये कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश। और जो ये हमारा सतीश धवन है, ये केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, बिल्कुल प्रॉपर जगह है। ठीक है, क्लियर हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई, राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या कह रहा है देखिए एक बार। 2023 में खेलो, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? अभी हाल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना 2023 की बात की जा रही है, 2023 की। तो क्या हो जाएगा आंसर? गोवा होगा कि केरल होगा, उड़ीसा होगा, उत्तर प्रदेश होगा? क्या हो जाएगा आंसर? बताइए।
शिवम बताइए क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आप, नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? नाम अवनीश। अवनीश बताइए। अवनीश, उत्तर प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश ही है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किन खेलों की बात की जा रही है? 2023 के। तो 2023 में जो होंगे वो तीसरे यूनिवर्सिटी खेल होंगे। किस क्रम के होंगे? तीसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम होंगे। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे, तीसरे क्रम के होंगे। ठीक है, तीसरे क्रम पर। ये कहां पर होंगे? तो उत्तर प्रदेश में खेले जाएंगे। अभी आपने देखा होगा 2022 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेले गए थे कि नहीं? तो दूसरे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, गेम 2022 2022 ये कहां पे हुए थे? बेंगलुरु में। कहां पे हुए थे? बेंगलुरु में हुए थे। ठीक है, बेंगलुरु में हुए थे। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में हुए थे। कहां पर हुए थे? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुए थे, राइट। और अगर हम पहले खेलो इंडिया की बात करते हैं, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम की बात करते हैं, तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं, तो ये कहां पर हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे। कहां पर हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे। और भुवनेश्वर में याद रखना, भुवनेश्वर में जो गेम हुए थे ये उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर, ठीक है, राइट, 2020 में खेले गए थे। अब हम वहीं पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी हो गए। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर लेते हैं, तो अभी हाल में आपने देखे थे फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम। इन गेमों की बात करते हैं तो ये गेम कहां पर अभी खेले गए थे? आप लोगों को पता है कहां पर खेले गए थे? पंचकुला, हरियाणा। कहां पर खेले गए थे? पंचकुला हरियाणा में खेले गए थे। और याद रखना, पंचकुला हरियाणा में खेले गए थे। वहीं पर अगर हम पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर लें तो नॉर्मली मैं ऐसे बता देता हूं, दिल्ली में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में हुए थे। दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो आपके पुणे में हुए थे। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो आपके गुवाहाटी में हुए। और चौथे खेलो इंडिया गेम जो हुए थे वो कहां पर हुए थे? पंचकुला में हुए थे, हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम जो होंगे वो कहां पर होंगे? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो होंगे आपके कहां पर? भोपाल में होंगे। पांचवें क्रम के ये कहां पर होंगे? भोपाल में होंगे। इसको नोट कर लेना, भोपाल में होंगे, राइट। कहां पर होंगे? भोपाल में। अब मैं ये बात बता देता हूं, यहाँ पे जो सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम, इसका जो आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में होगा? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में ये थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेला जाएगा। इसमें कौन कौन होंगे? शहर कौन होगा? गोरखपुर होगा, बनारस होगा यानी कि वाराणसी होगा, ठीक है, लखनऊ होगा, लखनऊ शामिल रहेगा, लखनऊ रहेगा। इसके अलावा जो है ग्रेटर नोएडा रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा? ग्रेटर नोएडा शामिल रहेगा। तो इनको भी याद आपको कर लेना है, नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सीट का या आज के प्रैक्टिस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए। मैं नहीं बताऊंगा कि पन्नालाल घोष का संबंध, पन्नालाल घोष व्यक्ति हैं, ठीक है, इनमें से किस वाद्य यंत्र से? इनमें सारे दिए गए हैं। शहनाई है, आप लोगों को पता है, पतली पतली सी होती है शहनाई, ठीक है। और आपको पता है शहनाई कौन बजाते थे? भारत में बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। बताइए शहनाई कौन बजाते थे? नहीं पता है? अच्छा, बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष। बांसुरी, श्योर हो? ठीक, वेरी गुड, सही आंसर बांसुरी हो जाएगा। पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? बांसुरी से। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया जो है, हरिप्रसाद चौरसिया, ये आप लोगों के लिए आंसर है। चौरसिया, ये आप लोगों के लिए आंसर मैं छोड़े जा रहा हूं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये भी बांसुरी वादक है। अगर मैं तबला की बात करता हूं, तबला भारत में कौन कौन बजाते थे? बताइए। तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। तबला वादक कौन थे? अल्लाह रखा खां। तबला वादक अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, राइट, जाकिर हुसैन, ये तबला वादक थे। वहीं पर अगर हम सरोद वादक की बात करते हैं, सरोद कौन बजाते थे भारत में? बताइए, सरोद वादक बताइए।
अकबर अली खां, अमजद अली खां, ये सरोदवादक थे। अकबर अली खां, अकबर अली खां, अकबर अली खां और अमजद अली खां। कौन? अमजद अली खां, अमजद अली खां, ठीक है। ये जो थे आपके क्या थे? सरोदवादक। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपको पहला ऑप्शन है, ये क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं, इसमें आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। और भारत के बहुत ही प्रसिद्ध, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, इनका संबंध बिहार से रहा है, ठीक है। इनका संबंध बिहार से रहा है। अब इनकी डेथ भी हो चुकी है और शहनाई के बहुत ही उस्ताद थे, ठीक है। ओके, तो आपको ये कमेंट में लिखना है, कमेंट में आपको लिखना है शहनाई वादक, ठीक है। शहनाई वादक कौन है? भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बताना है और कमेंट में ही आपका आंसर, मैं इंतजार करूंगा सभी लोगों का, ठीक है। हम लोग फिर से मिलते हैं कल। हमारे जो प्रैक्टिस होगी, 4th सीट रहेगी प्रैक्टिस की, और सभी लोग इंतजार करना। और हमारे सेशन, हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का भला हो सके, राइट। ओके, तो इतना करते हैं। तो जैसे भी जो भी हमारे वीडियो आते हैं तुरंत आपको मिल जाएंगे और बहुत ही यूजफुल वीडियो हमारे रहेंगे। बाद बाकी फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।